Hello students, today we will start a new chapter, force and pressure, according to our split up syllabus. Okay, so the topic for today is force. In this video I will be covering the topic force, and the second half of the chapter, that is pressure, we will talk in another video. Okay, so let us start with our topic. What is force? You must have been using this word regularly in your daily life many a times. फोर्स एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जिसको हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. सपोज़ यहाँ पर स्लाइड पर आपको एक आदमी दिख रहा है हु इज़ पुलिंग अ थिंग अपार्ट. ही इज़ डूइंग अ रेगुलर एक्सरसाइज एंड ही इज़ स्ट्रेचिंग समथिंग. ओके, तो वाइल स्ट्रेचिंग ही इज़ अप्लाइंग सम टाइप ऑफ फोर्स ओवर इट. अगर वो उस पर दबाव नहीं बनाएगा, अगर उस पर कुछ प्रेशर नहीं लगाएगा, तो ये जो रबर की स्ट्रैप है ये दूर नहीं जाएगी. ओके, तो फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को आपको अगर मूव करना है, आप अगर फुटबॉल ही खेल रहे हैं, आपको बॉल को किक करना है, तो आप उस पर कुछ ताकत लगाएंगे, पावर लगाएंगे उसके ऊपर में. ठीक है, या सिंपली आपकी मम्मी लोग डेली ब्रूमिंग करती हैं घर में, या मॉपिंग करती हैं, फ्लोर को पोछा लगाती हैं, तो शी पुट्स अ फोर्स ओवर दैट. तो बहुत सारे डेली लाइफ में बहुत सारे काम हैं जो बिना फोर्स के हम नहीं कर सकते. व्हेन वी आर पुशिंग समथिंग और वी आर पुलिंग, अगर हम मॉल में जा रहे हैं एंड वी आर पुलिंग द डोर आउटसाइड, पुल माने खींचना. मेनी टाइम्स क्या होता है डेली लाइफ में, बहुत सारे लोग पुल और पुश वर्ड में ही कंफ्यूज हो जाते हैं. दरवाजे पर राउंड जो डोर्स होते हैं वहाँ पर राउंड हैंडल होता है और वहाँ पुश और पुल लिखा होता है. तो पुल मीन्स क्या? यू आर ब्रिंगिंग इट टूवर्ड्स यू, एंड पुश मीन्स व्हाट? यू आर मेकिंग इट टू गो अवे फ्रॉम यू. पुश माने किसी चीज़ को धक्का दे के दूर करना, और पुल मतलब किसी चीज़ को दबाव बना के, फोर्स लगा के अपनी तरफ लेकर के आना. तो पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग और हिटिंग एनीथिंग, all this thing requires a certain force. In simple language, we can define force as push or pull on an object, which can cause a change in its motion, in its shape, in its size. We will see deeply in other examples also. I hope कि force की definition आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. Now what happens when force interact? अच्छा, आप ये सोच करके बताओ, अगर सामने यहाँ स्लाइड पर एक बॉक्स रखा हुआ है, वुडन बॉक्स है. अब मैन ही वॉन्ट्स टू पुश द बॉक्स, तो क्या उसके टच में आए बिना वो बॉक्स को हटा सकता है? क्या बिना टच किए ये बॉक्स को मूव कर सकता है? नो. दैट मीन्स फॉर अ फोर्स टू एक्ट देयर शुड बी एन इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़. ठीक है, टू बॉडीज़ बेटा फिजिक्स का वर्ड है, यहाँ बायोलॉजी वाली बॉडी की मैं बात नहीं कर रही हूँ. बॉडी माने एनी टू ऑब्जेक्ट्स. हियर द टू ऑब्जेक्ट्स आर, वन इज़ द वुडन बॉक्स एंड अदर वन इज़ द मैन ओवर हियर. तो जब तक कोई दो चीज़ें आपस में टच में, संपर्क में या कांटेक्ट में नहीं आएंगी, तब तक वहाँ पर फोर्स लगाना मुश्किल है. जब हम आगे जाएंगे चैप्टर में और डीपर, तो वहाँ पर हम एक और डेफिनेशन फोर्स की देखेंगे. फ़िलहाल आप सिर्फ अभी यहाँ ये समझिए कि अगर मुझे लिखना है, या मुझे कोई बॉक्स कहीं से हटाना है, या अलमीरा में क्लीनिंग करनी है, जो हमारी बुक शेल्फ, या कोई बुक ही हटा के रखनी है, तो हर जगह जब तक मैं उसको टच नहीं करूँगी, आई विल नॉट बी एबल टू मूव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आई वुड वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्लाइड. इस स्लाइड में देखो, ये बॉक्स इतना हैवी था कि जब ये पहला वाला आदमी उसको मूव करने गया, तो ही वॉज अनेबल टू मूव इट. वो उसको हिला भी नहीं पाया. Then he asked his friend, please come and help me. When both of them put the required force on the box ultimately moved. ये बॉक्स जो है वो यहाँ से मूव करके वो लोग हटा दिए. इसका मतलब क्या होता है? जस्ट फोकस ओवर हियर बेटा. ये एक्टिविटी हमको क्या सिखाती है? ये थर्ड लाइन पर फोकस करो. दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन गेट्स एड अप. यानी एक ही दिशा में
अगर दोनों लोग मिलकर के फोर्स लगाएं तो पहले और दूसरे दोनों का फोर्स ऐड हो जाता है, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। ठीक है, आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाते हो, अगर आप किसी बैग को कैरी कर रहे हो और बैग आपसे नहीं उठ रहा है, आपकी मम्मी या पापा आपको हेल्प करते हैं, तो आप दोनों लोग मिलकर के बैग उठा पाते हो। इट मीन्स आपका फोर्स प्लस जिसने आपको हेल्प किया, दोनों फोर्स ऐड ऑन हो गए और जिससे हम ऑब्जेक्ट को मूव कर गए। तो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस एक्टिविटी, और इसको आप नोट भी करो कॉपी में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन ओवर एन ऑब्जेक्ट, दे गेट एडेड अप। ओके, तो आई होप द एक्टिविटी इज़ क्लियर टू यू। फोर्स की डेफिनेशन हमने समझ ली। फोर्स अगर एक ही दिशा में है तो ऐड ऑन हो जाता है, बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। सपोज़ बेटा आप टेक्स्ट बुक रखिए अपने सामने, पेज नंबर 130 पर एक्टिविटी 11.5, दिस इज़ द टग अप वॉर। इस गेम को हम रस्सा खींच बोलते हैं ना हिंदी में, द इंग्लिश नेम इज़ टग अप वॉर। अब यहाँ पर 3 प्लेयर एक साइड है, 3 प्लेयर दूसरी साइड पे हैं, तो दोनों ही अगर इक्वल फोर्स लगाते हैं, या अगर जो फोर्स ग्रेटर है, हमें पता है कि जिस साइड का फोर्स ग्रेटर होगा रोप उस तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो जब एक फोर्स एक डायरेक्शन में, गर्ल्स का फोर्स जो है, जहाँ पर एक लड़की एक लड़का और एक और लड़की है, उनका फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और राइट हैंड साइड में जो 3 बच्चे खड़े हैं उनका फोर्स दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो हियर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। फोर्स कितना उस रस्सी पर एक्ट करेगा, दोनों का जो फोर्स है, दोनों साइड से जो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं उसका जो डिफरेंस आएगा उतना ही फोर्स उस रस्सी पर लगेगा। तो आई होप कि एक्टिविटी फिगर 11.5 देख के आपको ये 2 बातें समझ में आ गई हैं। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जो भी फोर्स होता है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। ये वर्ड आपको मिलेगा बुक में। मैग्नीट्यूड इज़ प्रॉपर फिजिक्स वर्ड, बट इन डे टू डे लाइफ यू कैन यूज़ वैल्यू। जो भी फोर्स होती है उसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे हम कोई भी क्वांटिटी खरीदते हैं तो उसका एक वैल्यू है, रुपीज़ या पैसे। क्वांटिटी जो खरीदी, केजी, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ये यूनिट्स हो गई। उसी तरह से फोर्स की भी कुछ ना कुछ यूनिट होती है और कुछ वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। प्लस वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिस तरफ को फोर्स लगता है उस तरफ ही उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लिखो इसको कॉपी में कि फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड, यानी उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है और एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अभी हम 9th में जब जाएंगे तो आप ये देखोगे कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो दैट इज़ नॉट गिवन इन आवर बुक, सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि फोर्स लगाने से होता क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस हम फोर्स लगाने से ला सकते हैं। ठीक, हियर यू कैन सी अ बॉय इज़ प्रेसिंग अ बलून। ओके, तो व्हाट ही इज़ डूइंग, just see in the picture and focus on the lines over here. Consider a thin rubber balloon and blow air into it. The shape changes, then tie its open end with a thread. Now press the air filled balloon again the shape changes. That means the gist of the paragraph is कि फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसका शेप चेंज हो सकता है। ये तो मैंने बैलून का एग्जाम्पल लिया। आप घर में देखो, किचन में मम्मा को हेल्प किया करो घर में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, इसमें शाई फील नहीं करना चाहिए हमें। किचन ऐसा आपका लैबोरेटरी है जो आपको बहुत सारी साइंस की बातें बताएगा। ठीक है, अब आप वहाँ पर आटे का डो बनाते हो, आटा गूंथते हो, तो रोटी को आप जिस शेप में चाहो चेंज कर सकते हो। विथ वॉट, विथ फोर्स विच यू आर अप्लाइंग ऑन इट। फोर्स लगा करके हम उसको जिस शेप में चाहें वो चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करो कॉपी में कि इफेक्ट ऑफ फोर्स इज दैट इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ हियर you can also see we can first this example is clear. Now next example is if a body is at rest. See here the football player, what he is doing. If a body is at rest and you apply some force, then what will happen? The body will start
मूविंग, यानी कोई चीज़ अगर स्टेशनरी है, अपनी जगह पर है, और अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो मोशन में आ सकती है। और इसका वाइस वर्सा भी होता है, इसका ऑपोजिट भी होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लो कि किसी प्लेयर ने एक बॉल मेरी तरफ किक की और मैंने फोर्स लगा के बॉल को रोक दिया, तो क्या हुआ, मोशन में आती हुई चीज़ को फोर्स से हम रेस्ट में ला सकते हैं, स्टेशनरी पोजीशन पे ला सकते हैं। तो दिस वाज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि दैट वी कैन चेंज अ बॉडी विच इज़ इन रेस्ट to motion, or otherwise if a body is in motion we can bring it in rest. तो second point clear हो गया. Now we will discuss the third effect of force. What is the third effect of force? Here you can see the footballer, if he kicks a ball in a particular direction, then what will happen? The direction of football will change. That means हम जिस दिशा में बॉल को किक करेंगे उस दिशा में हमारी बॉल मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे आप फ्लैग देखो, फ्लैग अगर हमने हॉइस्ट किया है, फहराया है, तो जिस डायरेक्शन में विंड की दिशा होती है उसी डायरेक्शन में फ्लैग जो है वो मूव करना शुरू कर देता है, फ्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. Okay, so this point is also clear. And one more thing here, it can cause a change in the speed. ठीक है, स्पीड अगर बहुत रफ्तार से कोई गाड़ी आ रही है और सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, अगर ईश्वर न करे टक्कर होता है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दोनों ही बॉडीज़ की, दोनों ही ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाएगी. क्यों, फोर्स की वजह से. तो फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो, और इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑल्सो, स्पीड को घटा भी सकता है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स. पेज नंबर 134 में पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से इफेक्ट दिए हुए हैं फोर्स के. यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, नाउ वी विल मूव टू काइंड ऑफ फोर्स. कितने तरह के फोर्स होते हैं. अभी तक तो हमने फोर्स की डेफिनेशन डिस्कस की, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसमें होता है ये डिस्कस किया, और फोर्स क्या क्या चेंजेस लाता है ये डिस्कस किया. अब हम टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस करते हैं. दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नाम से ही पता चल रहा है बेटा, कॉन्टैक्ट यानी जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, कॉन्टैक्ट में है. और नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जो दो बॉडीज़ पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है, दे आर नॉट इन टच विथ ईच अदर, उनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. तो ये दो मेजर फोर्सेस होती हैं. नाउ अगेन वी कैन डिवाइड कॉन्टैक्ट फोर्सेस इनटू टू टाइप्स, मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, अभी तक के लिए सिर्फ नाम लर्न करो, अभी आगे की स्लाइड्स में एग्जाम्पल देखेंगे. कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी मस्कुलर फोर्स, जहाँ पर भी हमें कोई चीज़ को मूव करना है तो मसल्स को यूज़ करना पड़ेगा. जो कूली होता है वो जो लगेज कैरी करता है तो क्या कर रहा है, कौन सा फोर्स, मसल्स को यूज़ कर रहा है. सो दैट फोर्स इज़ मस्कुलर फोर्स. अगर वो हाथों के मसल्स से जो फोर्स लगा रहा है उससे सामान को नहीं उठाएगा तो वो लगेज कैरी नहीं कर पाएगा. तो दैट फोर्स इज़ मस्कुलर फोर्स. एंड अदर इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वर्ड आपको पता है, जो नेगेटिव, जो अपोजिंग फोर्स है, जो ज़मीन अप्लाई करती है या कोई भी रफ़ सरफेस अप्लाई करता है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं. ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्स है ये, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर स्लिप नहीं करते हैं. जहाँ भी चीज़ें स्लिप करती हैं ना, चाहे वो टाइल्स हो, मार्बल्स हो, पानी हो, ऑयल हो, तो यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन कम है, न के बराबर है. ठीक है, तो अगर हम चल पा रहे हैं, अगर चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, तो दिस वॉज कॉन्टैक्ट फोर्सेस. और बाकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravitational force. So let us first start with the contact forces. Here you can see a book is kept on the table. Can we lift the book without touching it? No, it's not possible. हम बुक को हटा ही नहीं पाएंगे जब तक हम उसको अपने हाथ से लिफ्ट नहीं करेंगे, मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. सपोज यहाँ पर बकेट ऑफ वाटर है. इफ़ आई वॉन्ट टू मूव द बकेट ऑफ वाटर, आई हैव टू यूज़ माई हैंड एंड आई हैव टू पुल द बकेट.
So that means I have to apply the muscular force over it. Okay, then only I can move it. So these are the example of contact forces. Again here the man is using the muscular force to push the wooden box. So this is another example. Now see, if we want to cut potatoes or we want to cut any fruit, any vegetable, we have to apply the force of our muscle to cut it. Okay, if the person here is hammering a nail, now what he is doing, he is using the muscular force and hammering the nail which is going into the wooden board. So all these are the examples of muscular force. Now this is the force of friction. When the man was applying muscular force, the wooden box didn't move. Why? Because there is a force of friction given by the ground. Okay, because of which the box was unable to move. एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि बॉक्स ज़्यादा भारी है, अकेले आदमी उसको हिला नहीं पाया, यानी उसने जितना फोर्स लगाया उससे कहीं ज़्यादा फोर्स ज़मीन लगा रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रही है, ग्राउंड से उसको फ्रिक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से नहीं मूव कर पाया. अगर ये वाला सेकंड पिक्चर देखो, द बॉल, ये बॉल मूव करती हुई आई और अपने आप ग्राउंड में, देखो कोई भी प्लेयर नहीं है, बट द बॉल स्टॉप्ड. वो बॉल अपने आप रुक क्यों गई? अगेन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन बाय द ग्राउंड. चलती बॉल अपने आप रुक जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉल चलते ही जाती ग्राउंड में. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Here also the same activity, you can go through the slide, read it, this will be very much clear to you. Now we come to the second half of the type of forces topic, that is non-contact forces. बहुत important है ये तीनों, gravitational force, magnetic force, electrostatic force. At least ये दोनों के नाम तो आपने सुने होंगे. Electrostatic force is new to you, so let us go into detail and study it. Now here you can see this is a tree full of fruits and the fruit is falling down. वो नीचे ही क्यों गिर रहा है? एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो हम 9th में पढ़ेंगे. बट अभी आपको एक वर्ड याद रखना है, एंड दैट वर्ड इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. हमारी धरती के पास में एक ऐसा सुपर पावर, एक ऐसा फोर्स है जिससे वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है. अगर ये फोर्स धरती के पास नहीं होता तो आज हम सब जितनी बिल्डिंग यहाँ खड़ी है, जो भी चीज़ें अर्थ पर हैं, स्टिक हैं एक जगह पर, वो नहीं होती, हम भी उड़ रहे होते आकाश में. ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ, सेंटर की तरफ खींच करके रखती है. एंड दैट इज़ वाई द एप्पल इज़ फॉलिंग डाउन. अगर ये फोर्स नहीं होता तो एप्पल कहीं, पेड़ भी कहीं और उड़ रहा होता और एप्पल भी कहीं स्पेस में और ही उड़ रहा होता. ठीक है, और आप ये भी जान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि और बहुत सारे प्लैनेट्स के पास में ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. ओके, ये टॉपिक आएगा 9th में. सो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया. जो भी चीज़ें चल रही हैं या जो भी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, या जो मीटियोर्स, जो ऊपर से मीटियोर्स गिरते हैं ना, आप देखते हो कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि एस्टेरॉइड्स गिरे थे, या पढ़ा होगा कहीं पर. ऑल दिस थिंग हैज़ फॉलन टू अर्थ, या वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ just because of the gravitational force of earth. Okay, moon is also revolving around the earth because of the gravitational force of earth. All the satellites, जितनी satellites हमारे earth के अगल बगल घूम रही है, all that is going on because of this gravitational force of earth. Okay, so this is clear to you. Now next is the magnetic force. Magnet, I hope कि आपने देखा होगा सबने. मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बिना टच किए अगर हम मैग्नेट को दूर रखेंगे, सपोज हमने यहाँ रखा और यहाँ रखा, तो बिना टच किए अगर आप ऑपोजिट पोल्स को पास लाओगे, ऑपोजिट पोल्स पे रखोगे, एक का साउथ एक का नॉर्थ, तो आप देखोगे दोनों बिल्कुल पास आ जाएंगे, इसके जैसे. यहाँ पर हमने उसको धक्का नहीं दिया है, ये खुद ब खुद पास में आ गए हैं. ठीक है, तो दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कहीं पर भी मैग्नेट रखा होता है तो वो लोहे की चीज़ों को, निकल या कोबाल्ट की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, बिना उसके कांटेक्ट में आए, बिना उसके टच में आए. तो
This is called the magnetic force given by the magnet, and this is an example of, this is a type of non-contact forces. Here in this slide you can see, यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये देखो नॉर्थ और नॉर्थ अगर सामने आ गए तो ये आपस में कभी खींच करके पास में नहीं आएंगे, क्योंकि सिमिलर पोल्स दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर एक का नॉर्थ है और एक का साउथ है तो ये दोनों चिपक के बिल्कुल पास में आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ओके, now we come to the third and last type of force, last type of non-contact forces, and that is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमने डेली लाइफ में किया होगा बच्चों। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोम्ब ऑयली हेयर में जब कोम्बिंग करते हैं उसके बाद आप देखोगे कि हमारे बाल कुछ कुछ कोम्ब से चिपकने लगते हैं अगर बालों में डस्ट आ गई है, या आप स्केल से, कई बार आप स्केल को बाल ऑयली हेयर पे रब करो, उसके बाद बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाओ तो वो उसको पकड़ लेता है। वाई? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल को देखो, व्हेन वी रब अ ट्यूब थ्रू अ ड्राई क्लॉथ, ये हमारे पास ट्यूब था, वेट, ये हमारे पास ट्यूब थी, इसको हमने सूखे कपड़े से रगड़ दिया और उसको हम एक थ्रेड के पास लेकर के आए, तो थ्रेड, जो ये थ्रेड है सिल्क का या वुलन का जो भी हमने लिया है, इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। Why? Because this is because on running the tube through the dry cloth an electrical charge is generated. कुछ चार्जेस उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो उसके ऊपर जनरेट हो जाते हैं और इन्हीं चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। तो दोनों ही चीज़ पे, जैसे ऑयली हेयर से जब हमने स्केल को रब किया तो उस पर पॉजिटिव और पेपर पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ही वो अट्रैक्ट करेगा, या स्केल पर नेगेटिव और पेपर पे पॉजिटिव रहेगा तो ही अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन होता है, बिना स्केल को पेपर पे हमने रख थोड़ी दिया था, और बस हेयर से रब किया ऑयली हेयर से, और स्केल को बस बिट्स ऑफ पेपर के पास बस लेके जाओ तो वो अपने आप खींच लेता है पेपर को। तो बिना उसके कांटेक्ट में आए उसने पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। इट शोज़ दैट द बिट्स ऑफ पेपर and the scale which is rubbed with the oily hair both are charged, and due to this charge a force is created which is known as electrostatic force, and this electrostatic force is a type of non contact force। बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको सिर्फ बुक की रीडिंग करनी है, बहुत सिंपल है। डे टू डे लाइफ में हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, बस हमें इनके साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करने हैं यहाँ पर। तो ऑल दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वी विल गो इनटू प्रेशर which will be our next topic of discussion in next video. Till then, read the book, fill all the tables, try to perform all the activities given in the textbook. You will definitely enjoy it. Take care बच्चों. Okay, keep working hard. God bless you.